एक ऐसी लड़की जो कॉलेज के दिनों में सियासत में आई, जिसने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया और जिसने अकेले अपने दम पर पश्चिम बंगाल में 34 साल से जमे वामपंथी किले को ढहा दिया। ये कहानी है ममता बनर्जी की। सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल वाली एक आम कार्यकर्ता से बंगाल की दीदी और मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या वो सिर्फ एक जन नेता और विकास की देवी हैं, या उनकी कहानी में तानाशाही, हिंसा और भ्रष्टाचार के भी पन्ने हैं? आज हम उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरियों को दोनों को परखेंगे, ताकि आप तय कर सकें कि असली ममता कौन है। तो चलिए जानते हैं बंगाल की दीदी का असली सच। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जब ममता सिर्फ 17 साल की थी, तब इलाज की कमी के चलते उनके पिता की मौत हो गई। इस घटना ने ममता को अंदर तक तोड़ दिया और शायद यहीं से उनके अंदर व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का जज्बा पैदा हुआ। परिवार को संभालने के लिए उन्होंने दूध बेचने जैसा काम भी किया। कॉलेज के दिनों से ही उनकी राजनीति में दिलचस्पी शुरू हो गई थी। 70 के दशक में जब बंगाल की सियासत लेफ्ट विचारधारा से उबल रही थी, ममता ने कांग्रेस की छात्र इकाई छात्र परिषद से अपना सफर शुरू किया। उनकी आक्रामकता और किसी भी मुद्दे पर फौरन सड़क पर उतर जाने की आदत ने उन्हें जल्द ही बड़े नेताओं की नजरों में ला दिया। 1976 तक वो पश्चिम बंगाल महिला कांग्रेस की महासचिव बन चुकी थी। लेकिन उनके करियर में तूफान तब आया जब 1984 के आम चुनाव में उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेफ्ट का गढ़ मानी जाने वाली जादवपुर लोकसभा सीट पर उन्होंने कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर पूरे देश को हैरान कर दिया। इस जीत ने उन्हें भारत की सबसे युवा सांसद बना दिया। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह बंगाल की राजनीति में एक नए युग का ऐलान था। हालांकि 1979 में वो चुनाव हार गई, पर रुकी नहीं। 1991 में उन्होंने दक्षिण कोलकाता सीट से जोरदार वापसी की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें मानव संसाधन विकास, खेल और महिला एवं बाल विकास जैसे मंत्रालयों में राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन ममता की अपनी अलग राजनीतिक शैली थी, जो कांग्रेस के अनुशासित ढांचे में फिट नहीं हो रही थी। वो अक्सर पार्टी लाइन से हटकर अपनी बातें रखती थी, जिससे पार्टी के अंदर ही उनके मतभेद बढ़ने लगे। साल 1997 ममता की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। कांग्रेस से लगातार मतभेदों के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का हिम्मत भरा फैसला किया। 1 जनवरी 1998 को उन्होंने अपनी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बनाई। ये एक बहुत बड़ा दांव था, लेकिन ममता ने इसे एक मौके में बदल दिया। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह जोड़ा घास फूल बंगाल की जमीन और आम आदमी से जुड़ाव का प्रतीक बन गया। उन्होंने नारा दिया, माँ माटी मानुष, यानी माँ मिट्टी और इंसान, जो सीधे बंगाल के लोगों के दिल में उतर गया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये लेफ्ट सरकार की औद्योगिकरण की नीतियों के खिलाफ खेती और गांव की पहचान बचाने की एक भावुक अपील थी। देखते ही देखते तृणमूल कांग्रेस बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। 1999 में उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से हाथ मिलाया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बनी। ये उनकी पहली बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी थी। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बंगाल को कई नई ट्रेनें दी और अपने राज्य पर खास ध्यान दिया। लेकिन ममता की असली लड़ाई तो बंगाल की धरती पर थी। ज्योति बसु की वामपंथी सरकार के खिलाफ उनका संघर्ष हर दिन तेज होता जा रहा था। वो हर छोटे बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरती, धरने प्रदर्शन करती और अक्सर पुलिस से उनकी झड़पें होती थी। ऐसी ही एक घटना ने उनकी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। 16 अगस्त 1990 को तत्कालीन युवा कांग्रेस नेता ममता बनर्जी कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग पर एक रैली का नेतृत्व कर रही थी। तभी सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। लालू आलम नाम के एक सीपीएम कार्यकर्ता ने उनके सिर पर लाठी से जानलेवा वार किया, जिससे उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया। खून से लथपथ ममता को कई हफ्तों तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस क्रूर हमले ने उन्हें पूरे राज्य में सहानुभूति और पहचान दिलाई और उनकी सड़क पर लड़ने वाली नेता की छवि को और मजबूत कर दिया। वो एक ऐसी लीडर के तौर पर उभरी जो आम आदमी के लिए सत्ता से किसी भी हद तक टकराने को तैयार थी। साल 2006-7 ये वो 2 साल थे जिन्होंने बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया और ममता बनर्जी के लिए सत्ता का दरवाजा खोल दिया।
इन 2 सालों में 2 जगहों के नाम पूरे देश में गूंज रहे थे, सिंगूर और नंदीग्राम। कहानी सिंगूर से शुरू हुई। उस वक्त की लेफ्ट सरकार ने टाटा मोटर्स की नैनो कार फैक्ट्री के लिए सिंगूर में करीब 1000 एकड़ उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया। सरकार का कहना था कि इससे औद्योगिकीकरण और रोजगार बढ़ेगा, लेकिन बहुत से किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं थे। यहीं से ममता बनर्जी ने आंदोलन की कमान संभाली। उन्होंने कोलकाता में 26 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। उनकी हालत बिगड़ती गई, लेकिन वो डटी रही। सिंगूर सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि अस्मिता और रोजी रोटी का संघर्ष बन गया था। आंदोलन में सक्रिय एक 18 साल की लड़की तापसी मलिक की क्रूरता से बलात्कार और हत्या के बाद ये आग और भड़क गई। इस घटना ने पूरे बंगाल को झकझोर कर रख दिया। सिंगूर की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, नंदीग्राम में एक और बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। सरकार ने वहां एक केमिकल हब बनाने की योजना बनाई, जिसके लिए 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण होना था। नंदीग्राम के लोगों ने बगावत कर दी। उन्होंने सड़कें खोद दी ताकि पुलिस अंदर ना आ सके। 14 मार्च 2007 को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 14 लोग मारे गए। इस गोलीकांड की भयानक तस्वीरें ने लेफ्ट सरकार की छवि पर ऐसा दाग लगाया जो कभी मिट नहीं सका। ममता बनर्जी तुरंत नंदीग्राम पहुंची और इस आंदोलन का चेहरा बन गई। सिंगूर और नंदीग्राम ने ममता को किसानों और गरीबों के मसीहा के तौर पर स्थापित कर दिया। उन्होंने मां, माटी, मानुष के नारे को बंगाल की जमीनी हकीकत से जोड़ दिया। ये 2 आंदोलन लेफ्ट सरकार के 34 साल पुराने शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुए। 2011 का विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक था। ममता के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने अकेले 184 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया और 34 साल से राज कर रहे लेफ्ट को सत्ता से उखाड़ फेंका। यह एक राजनीतिक भूचाल था। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सत्ता में आते ही उन्होंने सामाजिक कल्याण की कई योजनाएं शुरू की, जिनका मकसद सीधे गरीब और वंचित तबके तक पहुंचना था। लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने और बाल विवाह रोकने के लिए वित्त मदद देने वाली इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तारीफ मिली। लक्ष्मी भंडार, इस योजना के तहत राज्य की करोड़ों महिलाओं को हर महीने 1000 से 1200 रुपए की सीधी वित्तीय मदद दी जाती है। स्वास्थ्य साथी, ये एक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना है जो राज्य के करोड़ों परिवारों को निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। रूपश्री, इस योजना में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इनके अलावा खाद्य साथी और दुआरे राशन जैसी योजनाओं ने भी उनकी लोकप्रियता बढ़ाई। ममता सरकार का दावा है कि उनके राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई है और बेरोजगारी 40% तक कम हुई है। इन योजनाओं के दम पर ममता ने अपनी दीदी यानी बड़ी बहन की छवि को मजबूत किया और 2016 और 2021 में लगातार बड़ी चुनाव जीत हासिल की। एक तरफ ममता सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए जानी जाती है, तो दूसरी तरफ उनकी कार्यकाल गंभीर विवादों से भी घिरा रहा है। आलोचक उन पर तानाशाही रवैये, राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार पर आंखें मूंदने का आरोप लगाते हैं। सबसे संगीन आरोप राजनीतिक हिंसा से जुड़ा है। विपक्ष का दावा है कि टीएमसी के राज में, खासकर चुनाव के बाद, उनके कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जाता है। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने हाल ही में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जहां टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के मामले ने भी उनकी सरकार की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है। शारदा चिटफंड घोटाला और रोज वैली घोटालों में टीएमसी के कई बड़े नेताओं और मंत्रियों तक को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद शिक्षक भर्ती घोटाला और राशन वितरण घोटालों ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी। इन घोटालों ने ममता की उस ईमानदार नेता की छवि पर सवाल खड़े कर दिए जो हमेशा पेश करती आई है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगता रहा। बीजेपी जैसे विरोध दल कहते हैं कि वो वोट बैंक के लिए एक खास समुदाय को तरजीह देती है। इमामों को भत्ता देने जैसे उनके कुछ फैसलों से इस आलोचना को और हवा मिली है। उनका अड़ियल रवैया भी अक्सर विवादों में रहता है। कभी किसी रेप केस को सजावटी घटना बताना हो या चुनाव आयोग की प्रक्रिया से टकराव, उनके तेवरों ने उनकी छवि एक झगड़ालू नेता के तौर पर भी बनाई है। आलोचक ये भी कहते हैं कि उनके राज में बंगाल में कोई बड़ा नया निवेश नहीं आया, जिससे बेरोजगारी की समस्या जस की तस बनी हुई है। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच की लड़ाई बंगाल से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का एक अहम चैप्टर बन गई। ममता आज पीएम मोदी की सबसे मुखर आलोचकों में से एक है।
यह टकराव 2019 के लोकसभा चुनाव में चरम पर पहुंचा, जब बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। यह टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका था। 2021 का विधानसभा चुनाव तो जैसे एक जंग में तब्दील हो गया। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ममता ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश किया और बीजेपी को बाहरी पार्टी बताया। व्हील चेयर पर बैठकर पूरे राज्य में प्रचार करके उन्होंने अपनी जुझारू छवि को अब पुख्ता किया। नतीजे आए तो टीएमसी ने 213 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी को करारी शिकस्त दी और लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हालांकि इस बड़ी जीत के बावजूद ममता खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई। इस जीत के बाद ममता राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही हैं। वो लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगी हैं। सीएए का विरोध हो या केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप, वो केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि विचारधारा का भी है और आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। तो ये थी ममता बनर्जी की कहानी, जमीन से उठकर शिखर तक पहुंचने का एक असाधारण सफर जो ताकत, टकराव और विवादों से भरा है। हमने आपके सामने दोनों पहलू रखे हैं। अब फैसला आपका है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी एक जन नायिका हैं जिन्होंने गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी, या वो एक ऐसी नेता हैं जिनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और हिंसा के गंभीर दाग हैं? असली ममता कौन है, विकास की दीदी या विवादों की रानी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में ममता बनर्जी की शख्सियत को किसी एक खांचे में फिट करना नामुमकिन है। वो विरोधाभास का एक जीता जागता संगम है। एक तरफ वो सूती साड़ी और हवाई चप्पल वाली दीदी हैं जिनकी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को सीधी मदद पहुंचाई है। उन्होंने बंगाल से 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका, जो उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। तो दूसरी तरफ उन पर और उनकी पार्टी पर राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका आक्रामक और टकराव भरा अंदाज उन्हें एक विवादास्पद नेता बनाता है। उनके समर्थक उन्हें एक शेरनी के तौर पर देखते हैं जो बंगाल के हक के लिए दिल्ली से भी टकरा जाती है। वहीं उनके आलोचक उन्हें एक ऐसी तानाशाह मानते हैं जिनके राज में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। शायद असली सच इन दोनों के बीच में कहीं है। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है जिन्होंने सत्ता पाने के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ी और सत्ता में बने रहने के लिए अपने नियम खुद बनाए। उनकी कहानी भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं का एक दमदार प्रतिबिंब है। वो जुझारू नेता जिसने अकेले अपने दम पर पश्चिम बंगाल में 34 साल से जमे वामपंथी किले को ढहा दिया। लेकिन क्या वो सिर्फ एक जन नेता है, या उनकी कहानी में तानाशाही और विवादों के पन्ने भी हैं? कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाई और मां माटी मानुष का नारा दिया। सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ उनके उग्र आंदोलन ने उन्हें किसानों का मसीहा बना दिया। इसी आंदोलन की लहर पर सवार होकर वो 2011 में बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री के तौर पर कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं में उनकी दीदी की छवि जरूर मजबूत की, लेकिन उनके शासन पर तानाशाही, राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप भी लगे। उनके कार्यकाल की पहचान विपक्ष को दबाने और लगातार हो रहे घोटालों से भी बनी। संदेश खाली जैसे विवादों ने इन आरोपों को और गहरा कर दिया, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। आज ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी की सबसे मुखर आलोचकों में से एक है। जो असली ममता कौन है, गरीबों की मसीहा, वे विवादों में घिरी एक तनाशाह? आपकी राय में बंगाल की दीदी का असली सच क्या है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।